Faz साहब देखिए that's quite a broad menu, but starting with what you've described as the good and then I'll address what you've described as the bad जी. देखिए यकीनन from an economic perspective I think even the most optimistic people did not think कि हम जहाँ पे आज खड़े हैं वहाँ पे खड़े होंगे. किसी का भी ये ख्याल नहीं था कि इस महंगाई की शरह आज आपने देखा है कि 1.5% आई है फरवरी की माह की, जो मेरे ख्याल से 2016 से कम तरीन शरह है. किसी का ये ख्याल नहीं था कि पॉलिसी रेट आधा हो जाएगा, जो कि मईशत या इकनॉमिक एक्टिविटी को आगे चलाने में जिसका अहम किरदार होता है, इससे आपकी बिज़नेस एक्टिविटी भी बढ़ती है और एक्चुअल इम्पैक्ट आता है एट द बिज़नेस लेवल. किसी का ये ख्याल नहीं था कि इस तरह का IMF का एक प्रोग्राम अग्री होगा, करंट अकाउंट का भी बैलेंस हेल्थी होगा, प्राइमरी सरप्लस भी होगा जो कि आपके अखराजात और रेवेन्यूज़ के दरमियान गैप होता है इफ़ यू टेक आउट इंटरेस्ट एक्सपेंस. तो हम अपने सारे इन अहदाफ में तो बढ़ रहे हैं. दूसरे जो आपने बयान किए जी, देखिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वी सी स्टेबिलिटी. अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इंशाल्लाह ये आगे हम वी एक्सपेक्ट इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी और इंशाल्लाह ये जो एक मोमेंटम है इसको आगे अब सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लेके जाने का अब जो सफ़र है उस पर लेके जाएगी. स्टेबिलिटी लार्जली अब अचीव होगी और मकसद अब यही है कि आगे हमने किस तरह एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, किस तरह हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कमाने की सलाहियत बढ़ानी है, ताकि जो बार बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस की वजह से IMF की तरफ जाने का मसला होता है इसका मुस्तकिल हल हो, जो प्राइम मिनिस्टर बार बार जिक्र करते हैं. जो आपने चैलेंजेस किए जी, अब मुझे बता दीजिएगा इफ आई फॉरगेट एनीथिंग, बट सबसे पहले देखिए 26th अमेंडमेंट देखिए ये आपकी मैं इसको बिलाल साहब थोड़ा सा ना इसको मजीद मैं स्ट्रीमलाइन कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं. देखिए इसमें मैं 26वीं तरमीम पीका पे आता हूँ. पहले तो जो लो हैंगिंग फ्रूट था ना, मिसाल के तौर पर सरकारी अखराजात को कम करना, गवर्नमेंट के फुटप्रिंट को, इसमें आप खुद भी इन्वॉल्व थे और बाय द वे अमेरिका में भी इलॉन मस्क साहब तो यही कर रहे हैं ना, वो जो डिपार्टमेंट फॉर गवर्नमेंट एफिशिएंसी है. तो क्या हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को कोई इलॉन मस्क नहीं मिला अभी तक? नहीं फाद साहब देखिए 40 लगभग आपके डिवीजन्स हैं वफाकी हुकूमत के जिसको अब रिड्यूस किया जा रहा है. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2-3 वजारतें इस तरह की मर्ज एबॉलिश कर भी दी गई हैं. मैं आपको मिसाल, सबसे पहले जी एंटी नारकोटिक्स की वजारत थी, उसको जम कर दिया गया है इंटीरियर के अंदर. इसी तरह सैफरॉन की एक वजारत थी स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स की, उसको कश्मीर अफेयर्स की वजारत में जम कर दिया गया है. एक डिफंक्ट वजारत थी कैड की, कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट की, जो एक डिवीजन लदा बनी हुई थी जिसके नीचे CDA पहले हुआ करता था इंटीरियर के नीचे, उसको अबॉलिश कर दिया गया है. तो इस तरह के लो हैंगिंग फ्रूट्स पे काम हो रहा है. पहले 40 में से 15 वजारतों के उनके मातहत अटैच डिपार्टमेंट समेत तफसीली काम भी हो गया है कि एक डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट हेयरिंग भी हो गई है, उसके फैसले भी हो गए हैं. और मैं आपको सिर्फ पहली 5 वजारतों का ही बताऊं तो पहली 5 वजारतें जिन पर फैसला किया गया था उसमें राइट साइजिंग के जो फैसले किए गए हैं वो 80 एंटिटीज़ जो उन 5 वजारतों से अटैच्ड हैं वो अब 80 इवेंचुअली 40 हो जाएंगी. लेकिन बिलाल साहब देखिए ना, ये तो आपने गिनवाई के जो वजारतें आपस में जम हो गई, लेकिन अल्टीमेटली तो 2 क्रिटिकल फैक्टर्स है ना. पहला तो ये कि इन तमाम से जो नेट सेविंग है वो कितनी हो रही, क्योंकि मकसद ही ये है कि अखराजात को कम किया जाए, सिर्फ कागजों में चीजों को आगे पीछे ना किया जाए, पहली बात. और दूसरा ये कि जिस पेस पे, जिस अर्जेंसी से, जितनी जल्दी सब कुछ होना चाहिए था, वो भी तो लग रहा है ना कि बिजनेस एज यूजुअल है. नहीं जी, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ. अभी तक ना 5 वजारतों के बैचेस के अंदर इस काम को लिया जा रहा है और हमने इसीलिए इसको बाइट साइज किया था ताकि 5 वजारतों को लिया जाए, उसके तफसीली जायजा लिया जाए, कैबिनेट से के सामने मामला रखे जाएँ, अप्रूवल करवा के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ और फिर अगली 5 वजारतों को लें ताकि चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ. पहली 15 वजारत काम हो चुका है जी, उसके तफसीली फैसले भी हो चुके हैं और वो दे आर ऑल अंडर इम्प्लीमेंटेशन. इसका इम्पैक्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा. किसी आपने एंटिटी को वाइंड अप करना है, उसका एक लीगल प्रोसेस है. किसी 2 एंटिटीज़ को आपने मर्ज करना है, उसका एक लीगल प्रोसेस है. कहीं लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, कहीं स्टाफ के साथ आपने जिस तरीके से फिर इवेंचुअली डील करना है, ये सारे फैक्टर्स हैं. बट दीज डिसीजंस हैव बीन मेड एंड यू विल सी द इम्पैक्ट. आपने बिल्कुल सही कहा कि इवेंचुअली इसकी जो सेविंग्स हैं ये भी जब एक दफ़ा वंस दिस प्रोसेस इज कम्प्लीट ये आपके सामने आएंगी कि कॉस्ट सेविंग्स क्या है, HR की सूरत में उसमें क्या रैशनलाइजेशन है. लेकिन इस बात का तय्युद तो होगा ना कि टोटली अल्टीमेटली कितनी बंद करनी है और अल्टीमेटली कितनी बंद करनी है, और जो फाइनल फिगर है कि गवर्नमेंट का जो टोटल इखराजात हैं वो कितने कम होने हैं, ये फाइनल जो फिगर है वो तो डिसाइड हो चुका है.
नहीं, देखिए इस तरह है कि केस बाय केस बेसिस पे देख रहे हैं कि एक एक एंटिटी को वंस इट इज़ डिसाइडेड कि कौन से इदारे रखने हैं या क्लोज करने हैं या मर्ज हो सकते हैं या उसकी कम से कम साइज़ कम हो सकता है या वो अगर डिवॉल्व सब्जेक्ट है तो सूबे को जा सकता है, तो इवेंचुअली वंस दिस डिसीजन आर मेड देन यू क्वान्टिफाई कि इन फैसलों की को मद्देनज़र रखते हुए व्हाट आर द सेविंग्स दैट विल रिजल्ट, ये फिगर्स भी आपके सामने आएंगे। मगर फाद साहब इसमें दो मकासद, लेकिन ये तो यू अग्री ना कि हमें भी कोई इलॉन मस्क जैसा बंदा चाहिए जिसने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है और वो तो कह रहा है कि बस धड़ाधड़ मैंने जो कुछ मैंने करना है मैं बगैर किसी ऑब्स्टिकल के मैं करूंगा। तो वी ऑल्सो नीड समथिंग लाइक दैट ना। नहीं फाद साहब देखिए, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच ऑन दैट, बट आई थिंक इट हैज़ प्रोज एंड कॉन्स। आई थिंक जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं दिस इज़ सूटेड टू आवर एनवायरनमेंट, और उसकी वजह यह है कि इसमें हम एक एक एंटिटी को हेयरिंग भी दे रहे हैं, वजारत का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है, कमेटी के मेंबरान भी डिबेट करें और इवेंचुअली एक विद वंस दिस इंटायर प्रोसेस इज़ डन फिर एक कैबिनेट फैसला करती है और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ द मोर मेथोडिकल वे टू डू दिस एंड द स्पीड इज़ ओके। ऑब्वियसली वी ऑलवेज वांट टू बी फास्टर, बट फैसले उसी स्पीड से हो रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन के जितना टाइमलाइन दरकार है किसी एंटिटी को वाइंड अप करने के लिए, कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस के लिए, वो अपना टाइम लेता है, मगर उसको भी हम एक्सेलरेट करने के लिए इंप्लीमेंटेशन में इकदाम उठा रहे हैं। फाद साहब जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मकसद सिर्फ कॉस्ट कटिंग भी नहीं है, कॉस्ट कटिंग भी करनी है, कॉस्ट रिडक्शन भी करनी है, बट एट द सेम टाइम द पर्पस इज ऑल्सो कि हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट किस तरह करना है, गवर्नमेंट को उन कामों से किस तरह निकालना है जो गवर्नमेंट का काम नहीं है, जहाँ पे 3 इदारों की तरफ किसी शख्स को या किसी कारोबार। तो इसकी कोई टाइमलाइंस होगी ना, कब तक करना है? कुछ टाइमलाइंस हैं, कुछ टारगेट्स हैं? जी फाद साहब, जी फाद साहब, हर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस की अपनी टाइमलाइंस हैं। जिस तरह के जहाँ तक वजारतों के जायज़े की और अटैच डिपार्टमेंट्स की जायज़े की और फिर उसकी रिकमेंडेशंस की और फिर कैबिनेट अप्रूवल की बात है, वो तो अब हम चौथी वेव में हैं जो कि 16 से 20वीं वजारत आप कह लें, पहली 15 हो गई, उस पर काम हो रहा है। लार्जर क्वेश्चन ये चले, हमने गिनवा दिया जो अच्छी चीज़ें हैं, जो टफ चीज़ें हैं। 26वीं तरमीम और पीका लॉज जो हैं वो उस पर मैं और आप बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन एक आम तासुर यही है और मैं भी ये समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। अच्छा, अब जो मैं थोड़ा सा एक मैक्रो पिक्चर है वो सामने रखूंगा आपके बिलाल साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नेंस में बेहतरी आई है और जो हमारे इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के वो बेहतर हो रहे हैं और काम हो रहा है और एफिशिएंसी लाने की कोशिश हो रही है, और पंजाब में भी मैं तो कहूँगा कि काम काफ़ी हो रहा है। लेकिन जो तशवीश की बात है वो ये है कि ये किस कॉस्ट पे हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अच्छा जी, अगर गवर्नेंस बेहतर हो रही है और डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो रही है तो ये एक एक्सेप्टेबल कॉस्ट है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये सेंस मिल रहा है कि या एस्टैब्लिशमेंट की तरह कि ठीक है जी, हम आपको बेहतर गवर्नेंस देंगे लेकिन उसकी बजाय हम आपकी डेमोक्रेटिक स्पेस कम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का हाथ भारी होगा, मीडिया अदलिया का रोल कम होगा और हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज हम आपको उसके एवज जो है वो बेहतर गवर्नेंस दे रहे हैं। ये जो ट्रेड ऑफ है ये एक्सेप्टेबल है गवर्नमेंट को? नहीं फाद साहब, वी डोंट सी दिस एज दिस ट्रेड ऑफ एंड वी डोंट थिंक दैट दिस इज हैपनिंग। मतलब कि हम तो ये समझते हैं कि हरगिज़ भी कोई ये नहीं कह रहा कि जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज़ करके इस चीज़ को आगे ले जाया जाए या जो हमारे पिलर्स ऑफ द स्टेट जिसे कहा जाता है उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ है। वो एक अब आप बहस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो 26वीं आईनी तरमीम फॉर एग्जांपल एक बड़े तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद नियर कंसेंसस के साथ पास हुई है। सो मच सो कि इवन PTI ने भी उस टाइम पे कहा था कि अब हमें इस फाइनल मसवदे पे कोई ख़ास एतराज़ तो नहीं है, मगर हम असूलन एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इसके हक़ में वोट नहीं डालेंगे। तो वो एक तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में हुआ है। अब देखिए बाकी फाद साहब, हम समझते हैं कि अगर आप इसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी कर्टेलमेंट, अगर इसको हम कहेंगे कि कोई एक जमात सियासी लबादे में आके वायलेंस करे और फिर उसके रिपरकशंस और उसके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आए तो वो फिर उस लबादे में कहे कि जी हमारे ख़िलाफ़ ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है, तो फिर उसको डेमोक्रेटिक राइट्स की कर्टेलमेंट तो नहीं कहा जा सकता जी। दिस इज़ माई व्यू। बट देखिए वी बिलीव कि बिल्कुल हमने पार्लियामेंट्री जो एक सुप्रीमेसी है उसमें भी हम बिलीव करते हैं और हम उन सब चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। हरगिज़ भी हम उस तरह का ट्रेड ऑफ ना देखते हैं, ना हमारी नज़र में है जिस तरह का ठीक हो गया।